सैनिक भाई नमस्कार। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, लाइव चल रहे हैं और जरूरी खबर है क्योंकि 2024 का इलेक्शन जो चल रहा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पूर्व सैनिकों का और पूर्व सैनिकों के न्याय का। मैंने सुबह ही बोला था कि मेरी जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ जी आ रहे हैं। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, और मैं थोड़ा सा आज मेरा एक पैर का ऑपरेशन करवा के आया हूँ, तो दर्द थोड़ा हाथ ज्यादा, टाके आए हुए हैं 15-16। तो ये चोट लग गई थी जंतर मंतर पे, जब प्रशासन के साथ में थोड़ा ये होया तो पैर मुड़ गया था। मुड़ने के बाद में वहां पे खून की गैट सी बनती बनती मोटी हो गई थी, तो उसी में 15-16 टके आए हुए हैं। तो दर्द है अभी, तो दर्द से ज्यादा खुशी है, मतलब इस दर्द को भी कम कर दिया। और ऐसी क्या खुशी है कि मतलब एक तरह से मेरे को पेन किलर मिली। मैं अभी आके जब मैंने देखा, आज सबसे बड़ा डर यही था कि पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस या बीजेपी की सैनिक प्रकोष्ठ की कोई रैली नहीं हुई है, एक्स सर्विसमैन की, पूर्व सैनिकों की। ना ही बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ ने करवाई, ना ही कांग्रेस करवा सकी। पर अगर आज हमारी रोहतक में हो जाती तो भाई पूरे देश में एक बात चली जाती कि देखो हरियाणा वाले जो वीरों की भूमि है, सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं, बॉर्डर के ऊपर सबसे ज्यादा सैनिक खड़े होने वाले हैं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे बड़े बड़े चक्रधारी हैं, मेडलधारी हैं, शहीद बहुत सारे जवान हैं। तो बहुत ज्यादा हम पीछे चले जाते। आप देखोगे कि देखो हमारा सीकर झुंझुनू है राजस्थान, वहां पे बहुत ज्यादा पूर्व सैनिकों की संख्या बल है, और जबकि वहां पे लीग का बहुत बड़ा एक प्रभाव है। पर पहली बार ऐसा हुआ कि वहां भी किसी भी सैनिक प्रकोष्ठ की रैली नहीं हुई, यहाँ कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। और इसके लिए मैं राजस्थान के गौरव सैनिकों को भी सलाम करता हूं। क्यों करता हूं मैं कि भाई चाहे कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ रैली करवाए, चाहे बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ रैली करवाए, हम जो 97% हैं, हमारी क्या भूमिका है? सिर्फ नीचे बैठने की, दरी कुर्सी पे बैठने की। वो सोफे पे बैठेंगे, वो सोफे पे बैठ के काजू खाएंगे, काजू किटली खाएंगे, बर्फी खाएंगे, समोसा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, और हम नीचे बैठते हुए ताली बजाते हुए लाल टपकाएंगे? नहीं, हम उनमें से नहीं है। जो पिछला समय चला गया 2019 का से लेकर 2051 तक, जो भी लोकसभा हुई, राज्यसभा हुई, वो समय चला गया। पर आज हम जागरूक हैं। अगर उस सोफे पे कोई हमारा ही पूर्व सैनिक भाई बैठता तो गर्व की बात है, चाहे वो सोफा कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब तक आप लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के सैनिक प्रकोष्ठ में नहीं घुसोगे या उनके अध्यक्ष नहीं बनोगे, तब तक आप लोगों की आवाज दूर तक नहीं जाएगी। और इसका सबसे बेहतरीन आज जो रोहतक में देखने को मिला कि माननीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो वहां जो पूर्व सैनिक अगली लाइन में बैठे हुए थे वो 100 या 150 के करीब थे, जबकि बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां की गई थी। ऐसा कोई पूर्व सैनिक नहीं था जिसके पास में कॉल नहीं आई। अब कॉल कैसे आ रही है पूर्व सैनिकों के पास में? क्योंकि हरियाणा में 2 साल पहले एक फॉर्म भरवाया गया जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा कि अपनी आईडी दे दो, पीपीओ फलाना धक्कड़, एक फॉर्म निकाल के, तो वहां से पूरे फोन नंबर इनके पास में पूछ गए, हर सैनिक के पास में। तो 100 या 150 व्यक्ति पूछे होंगे, वो पता नहीं भाई भगवान जाने किस मिट्टी के बने हैं। अच्छी बात है, 100-150 तो सिमट गया। और यहाँ पर जो संख्या बल है पूर्व सैनिकों का वो लाखों से ज्यादा है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लोकसभा क्षेत्र नहीं है। ये जो रोहतक लोकसभा है, ये इसी के अंदर झज्जर जिला आता है, और इसी के अंदर रेवाड़ी की एक विधानसभा आती है, कोसली। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी का आधा डिस्ट्रिक्ट, और झज्जर जिला ऐसा जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, जहां दिल्ली की मेट्रो तक झज्जर में आती है। दिल्ली से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पे ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां से अगर ये मैसेज चला जाता ना कि सैनिक प्रकोष्ठ ने आज रैली करी है और सोफे पे बैठे हैं, अब यकीन मानो बीजेपी का जो सैनिक प्रकोष्ठ है, चाहे वो नेशनल का हो चाहे वो हरियाणा का हो, उनको भी जगह नहीं मिली स्टेज के ऊपर। कितनी गौरव की बात है कि उनको भी जगह नहीं मिली। बीजेपी तो समझ गई, 13 महीने के आंदोलन में बीजेपी ये बात पर बिल्कुल समझ गई कि नहीं, सैनिकों की रैली अब नहीं हो सकती। अब रह गया कांग्रेस की बात।
तो देखो भाई, आज बीजेपी को तो आप लोगों ने बल्ले बल्ले कर दिया, खुश है। मेरे को तो ऑपरेशन करवा के आया हूं पैर का, 8-9 टक्के आए हुए हैं, पेन किलर ही दे दी मेरे को, तो पेन किलर ही मिल गई। अब है नंबर कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का जो सैनिक प्रकोष्ठ है वो एक तो बड़ा मजबूत, भी मजबूत तो मैं नहीं कह सकता, वो कान भरने वाला है अपने नेताओं के, कांग्रेस के, क्योंकि जो होती है ना चुगलखोरी करना उन चीजों में। और आपने कांग्रेस का जो सैनिक प्रकोष्ठ उसको आप एक्टिव भी देख रहे होंगे, जबकि बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ एक्टिव नहीं है कहीं भी, सोशल मीडिया पर कहीं भी। पर कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ आप लोगों को गुमराह करने में या भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखो, कांग्रेस का ये घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, इसको आप कांग्रेस की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा, आप इसको डाउनलोड करो। कहां पे जाके? कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे इसको, इस मांग पत्र को आप डाउनलोड कर लो। इसमें आपको यह पता लग जाएगा कि कांग्रेस आने वाले समय में करेगी क्या सैनिकों के लिए, और फिर तुम जाके वहां दरी कुर्सी बिछा रहे हो। तो आप किन की मांगों को मजबूत कर रहे हो मेरे दोस्तों? एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं। इसके अंदर है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट पे इन्होंने क्या लिखा है? वन रैंक ऑन पेंशन ORP विल बी इंप्लीमेंटेड इन द अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट डेट 26 फरवरी 2014। इसके अंदर कुछ भी नहीं इस ऑर्डर में, ना ही तो परमिचर को देने के लिए कोई इसमें लिखा हुआ है, ना ही यह है कि जो पूर्व सैनिकों को कोशियारी कमेटी के अनुसार उनकी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस ऑर्डर में कहीं भी नहीं, क्योंकि इसके ये ऑर्डर नहीं होना था। अगर कांग्रेस वास्तव में वन रैंक ऑन पेंशन देना चाहती तो वो ये कहती कि कोशियारी कमेटी के अनुसार जवान जैसे जो कम उम्र में सर्विस करके आ जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो हम कोशियारी कमेटी की जो रिपोर्ट है 100 की 100% लागू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा छोटे रैंक के सैनिकों को हम बेनिफिट देंगे। एक तो ये बात होगी, ये तो नैतिकता की भी बात है और न्याय की बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोशियारी कमेटी की। हम इस सर्कुलर की, इस नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, ये सरकार का निकाला, हम बात कर रहे हैं कमेटी की। इस नोटिफिकेशन में ना तो परमिचर है कि परमिचर को मिल जाएंगी, परमिचर तो इस नोटिफिकेशन में ही बाहर कर रखा है, इन्होंने पहले से ही कर रखा है। अब इसके नीचे ये आप आराम से पढ़ना, वी विल रिस्टोर द डिसेबिलिटी पेंशन एंड मेक इट टैक्स फ्री। एक बार फिर पढ़ लो, ये मेरी उंगली के नीचे है, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स फ्री किया जाएगा। अब मैं माननीय राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप बात तो इधर की उधर की और पता नहीं गरीबों की पता नहीं क्या क्या बात करते हो, मातृ शक्ति की बात करते हो कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष हम उनको देंगे, कहीं रोजगार की बात करते हो, कहीं किसी चीज की बात करते हो, और दूसरी तरफ आपकी करनी और कथनी में कितना फर्क है कि आप जो 2.5 लाख रुपया टैक्स, 2.5 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है, विकलांगता पेंशन ले रहा है, माननीय राहुल गांधी जी आप कह रहे हो कि 2.5 लाख को हम टैक्स फ्री करेंगे। 2.5 लाख तो हो गया डिसेबिलिटी पेंशन, और कम से कम 1 लाख होगी पेंशन, 1,25,000 के करीब, 1,25,000 पेंशन प्लस दोनों पे DA, तो यही हो गया। तो भाई 2.5 और 3 और 3.25 तो यही हो गया, और 3.25 पे 50% का DA कितना हो गया भाई? 2.5 डिसेबिलिटी पेंशन 1.25 लाख एक हो गया, कैलकुलेटर लगाओ और इसके ऊपर 50% DA लगाओ। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी दूरदृष्टि किस वर्ग के लिए है, ये भाई उनके मैनिफेस्टो में, मैंने अपने पास से नहीं बनाई, ये उनके मैनिफेस्टो में बिल्कुल ही लिख दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो ये मांग तो पूरी करेंगे। उसके बाद में ये कह रहे हैं NFU देंगे। आपने देखा होगा उनके सैनिक प्रकोष्ठ के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, कोई कर्नल कोई जनरल, वो बोल रहे हैं कि NFU मिलेगा। अब जवान व्हाट्सएप पे ये लिख रहे हैं कि भी कांग्रेस सरकार आई तो NFU मिलेगी जवानों को। अरे भाई NFU है किसके लिए दोस्तों? ये तो देख लो, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे रहते हो और एक मैसेज जो झूठ का भरा हुआ आता है,
वो आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर देता है। एनएफयू आप लोगों के लिए नहीं है, एनएफयू आप लोगों के लिए नहीं है, वो है ऑफिसर के लिए, जिसका केस भी इनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हो गई है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन कमीशन। अब एक्स सर्विसमैन कमीशन, जबकि हमारे पास में रक्षा मंत्रालय भी है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड भी है, सारी चीजें हैं। अब एक्स सर्विसमैन आयोग क्यों, इसका सवाल आप दो दोस्तों। और उसके बाद में एक डिमांड तो ऐसी है कि एक्स सर्विसमैन आयोग बनाए और उसका जो आयोग का अध्यक्ष हो वो रिटायर्ड ऑफिसर हो, आप और कपिल फौजी ना हो। क्यों भाई? अब समानता है। जब देश के अंदर इतने आयोग हैं, एससी है, बीसी है, कितने किसान आयोग है, कितने कर्मचारी आयोग है, पता नहीं कितने हैं, उसके अंदर कोई भी बन सकता है ना। सरकार जिसको चाहती है उसको बना देती है आयोग। पर इसके अंदर ये शर्त क्यों थोपी गई कि नहीं, सिर्फ ये पहले से ही लिखा जाए उसमें लाइन कानून में जो पास हो लोकसभा और राज्यसभा में कि नहीं, एक्स सर्विसमैन कमीशन का जो अध्यक्ष हो रिटायर्ड ऑफिसर बने। तो भाई मैं तो बन नहीं सकता ना, आप बन सकते। हमारे कितने पढ़े लिखे जवान हैं जो आईपीएस आईएएस पता नहीं क्या क्या बन रही है, उस हिसाब से तो वो भी नहीं बन सकते। आईपीएस आईएएस बनना इस देश में आसान हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन आयोग का अध्यक्ष नहीं। तो अब क्या कर रही है कांग्रेस? अब जो मैं है भाई, मेरा तो देखो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे हमारे हरियाणा के बुजुर्ग सैनिकों के पास में चला जाए कि कांग्रेस आने वाले दिन में 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को एक रैली कर रही है। वो झज्जर कर रही है, रोहतक कर रही है, उसके लिए वो दिन रात एक कर रखा है। कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ कर रहा है, फिर सुनना, कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ कर रहा है, कांग्रेस की रैली। और उसमें हमारी जगह कहां होगी? नीचे दरी और कुर्सी बिछाने में। ऊपर कौन बैठेगा बताने की बात नहीं। ऊपर बैठ के सोफे पे ऐसे टांग पे टांग धर के कौन काजू खाएगा प्लेट में से लेके, कौन काजू किटली खाएगा, कौन नमकीन लेके ऐसे करेगा, कौन बोतल वाली पानी जो छोटी बोतल होती है खोल के पिएगा बिसलेरी वाला। हमारे लिए पानी मिलेगा बाहर, टंकी भरी हुई, उसके आसपास में गिलासों की कतार, उसमें पीते रहो ठाठा। संख्या बल आप लोगों का, संख्या बल 100 का 100 आप लोगों का। आपको जगह कहां मिली? नीचे। ऊपर कौन बैठेंगे? आप ही। हाँ, मेरे वीडियो से वो 2-4 को ऊपर बिठा लेंगे, पर वो भी तो साथ में आगे ना। अरे वो तो राज्यपाल बन जाएंगे आने वाले समय, पता नहीं क्या बन जाएंगे। पर क्या आपकी सैनिक विधवाओं माता बहनों की पेंशन में कोई बढ़ोतरी हो जाएगी? आपकी मांग है, आप रखो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि आप कांग्रेस की रैली में जा रहे हो, बीजेपी की में जा रहे हो, किसी की भी रैली में जाओ, पर सैनिक प्रकोष्ठ की रैली में मत जाओ। अगर आप जा रहे हो तो आप खुद अपने दम पे इन पार्टियों की रैली करो, खुद मंच पे जाओ, खुद करो। अब करो तो मेरे को उस पे भी है जो फतेहपुरी सीकरी से रामनाथ जो चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार है कांग्रेस का, मेरे को उस अपने जवान पे गर्व है। मेरे को गर्व उस जवान पे भी है जो कर्नाटक से बीजेपी की दी हुई टिकट पे लड़ रहा है। मेरे को तो दोनों पे गर्व है कि हमारे जवान भाई आज 75 साल में कहां से कहां उछल रहे हैं। मतलब एक जंप मारा है सीधा, और ये सारा जंप अभी लगा है। ये जो हमारे जैसे भाइयों ने जो मेहनत करी है दिन रात अपना घर परिवार छोड़ के, ये इसी सपने के लिए की थी कि हमारे को मान और सम्मान, जब तक स्टेज पे नहीं जाएंगे, जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक माइक पे लाउड स्पीकर पे हमारा कब्जा नहीं होगा, तब तक कोई सुनाई नहीं करेगी। अगर आज हरियाणा में कांग्रेस की जो रैली है वो हो जाती है तो भाई एक अलग चीज जाएगी पूरे देश में। देखो मैं तो ये मानता नहीं, अब हिमाचल में भी ये पूरी तरह से फैलेगा, पूरे पंजाब में फैलेगा कि बिल्कुल रैली नहीं होने देंगे हम अपनी। वहां की तो खुद उनकी मीटिंगें होने लग रही हैं पंजाब में, हिमाचल में, कि भाई कोई भी जवान भाई वो किसी भी पार्टी की रैली करो, पूरे सैनिक उनका समर्थन करो। पर कोई सैनिक प्रकोष्ठ आगे आके रैली कर रहा है तो उसमें नहीं जाना। इनका तो क्लियर आदेश आ गया। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अब वो जो प्रधान है आप लोगों के, वो प्रधान ही आप लोगों को बरगला रहे, आपको धोखा दे रहे, और वो कहां ले जाके बिठा रहे हैं आप लोगों को। ये सोचने की बात कि वहां नीचे बैठेंगे आप नीचे, और कौन है ये प्रधान? हमारे ही रैंक के, चाहे वो झज्जर में बैठे हो, चाहे कोसली में बैठे हो, चाहे महम में बैठे हो, चाहे कलानौर में बैठे हो,
चाहे बादरगढ़ में बैठे हो, चाहे सापला से में बैठे हो, चाहे लाखन माजरा में बैठे हो, चाहे रोहतक झज्जर के अंदर बैठे हो, चाहे मेरे गांव में बैठे हो, चाहे आपके गांव में बैठे हो, हम ही हैं। क्यों? सवाल ये बनता है क्यों? दोस्तों, आज जरूरी है कि कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ की रैली में अगर हमारे पूर्व सैनिक जाते हैं, जो इतनी मेहनत की आप लोगों के बुजुर्गों ने पिछले 14 सालों से, वो अपने घर परिवार को छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो इसी चीज के लिए कि हमारे सैनिक भाई आगे आए, मंच पे भाषण दें, लाउड स्पीकर उनके हाथ में हो। पर हमारे ही कुछ भाई आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका चेहरा पहचानो। अगर उनके साथ में जाते हो तो आते वक्त उनको रास्ते में उतार लो और बोलो उनको कि हाँ, कहां लेके गया था, कौन सी मांग थी, कहां लेके गया था तुम, और पैदल पैदल लेके आओ दोपहर में उसको, उस प्रधान को पैदल चल ले, तेरे को पैदल लेके ही जाएंगे। कहीं से भी वो प्रधान हो, अगर आप लोगों को हाथ झोंक रहा है ले जाके कि 4 पूरी 1 आलू की सब्जी, वो भाई एक ही समय मिल जाएगा दोपहर को, शाम को तो अपने घर पे ही खाएंगे। और गर्व होना चाहिए आप लोगों को कि आप एक सैनिक है, आप कम पेंशन नहीं ले रहे, किसी की भी डीए मिला के 25,000 से कम नहीं है, तो आप पनीर भी खा सकते हो, रस मलाई भी खा सकते हो अपने पैसे की, पर 4 पूरी और आलू की सब्जी नहीं। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी आप लोगों को देखेंगी आप लोगों ने क्या करा। क्योंकि कोई भी चीज जब हम ग्राउंड पे होते हैं ना, एक कहावत है ना, कहते हैं शादियों में बैंड तो सबकी शादियों में बैंड तो धूम धड़ाके से बाजते हैं, पर समय बताता है शादी कितनी सक्सेस हुई। तो जो भी चीज होती है आज के समय, वो समय ही निर्धारित करता है कि हम गलत थे या ठीक थे। जो 13 महीने जो आंदोलन चला, वो आज आप और मैं नहीं बता सकते, वो समय बताएगा कि यह आंदोलन हमने किस दिशा में लेके गए, या हम वापिस हो या आगे बढ़े, ये समय निर्धारित करेगा। तो भाई आने वाले समय में मैं तो पूरे देश के पूर्व सैनिकों से अपील करूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे क्षेत्रीय दल हो, कोई भी सैनिक प्रकोष्ठ की या लीग है या जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हैं, अगर वो रैली कर रही हैं तो आप अपनी भागीदारी ना दिखाओ उसमें, आप मत जाओ। अब मैं हरियाणा की तरफ बात कर रहा हूं। हरियाणा में जो होने वाली है रैली, वो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ की हो रही है। आप लोगों ने आज बीजेपी को तो दिखा दिया उसको आईना, अब कांग्रेस को और दिखा दो भाई। आप तो खुश हैं, वोट किसी को दो, आपकी खुली मर्जी है, किसी को दो भाई वोट, रैली में मेरा तो दिल मानता नहीं भाई। और आप लोग हैं, पर ताकत हमने पूरी लगा रखी है, जैसे याद की बहुत ही सोना है, इसमें भी ताकत लगा रखी थी कि ना जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।